हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक लेसन नंबर 7 और लेसन का नाम है द इंटरव्यू। इसका पहला पार्ट हमने पहले वीडियो में कर लिया है, सेकंड पार्ट आज करेंगे सेकंड वीडियो में। और यहाँ से शुरू होता है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। जो ये इंटरव्यू दिया गया है, ये इंटरव्यू अम्बर्टो इको नाम का एक व्यक्ति है जिसका ये इंटरव्यू है, और उसी इंटरव्यू का यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, और इंटरव्यू लेने वाला मुकुंद पद्मनाभन है द हिंदू नामक अखबार से। अम्बर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगनो, और बोलोगना नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अम्बर्टो इको प्रोफेसर हैं इन इटली, जो यूनिवर्सिटी इटली के अंदर है। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, और इस प्रोफेसर ने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन प्राप्त कर ली है एज ए स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में। फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमिस्टिक्स द स्टडी ऑफ साइंस, जो इन्होंने अपने चिन्हों के अध्ययन के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए हैं उसके लिए इन्हें काफ़ी सारी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, और जो साहित्यिक जो इन्होंने वर्क किए हैं, लेखन किया है, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। एंड मेडिवल एथेस्टिक्स, और जो मध्यकालीन समय है उसके बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, उस पर भी इन्होंने प्रसिद्धि मिली है। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जब ये इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया था, काल्पनिक नॉवल और काल्पनिक स्टोरी लिखनी शुरू किए थे, उससे पहले ये सारी चीज़ें ने प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। लिटरेरी फिक्शन, जो साहित्यिक फिक्शन होता है, काल्पनिक कहानी या नॉवल होते हैं। अकेडमिक टेक्स्ट, और जो शिक्षा से संबंधित जो टेक्स्ट बुक होती हैं वे। ऐसे लिखे हैं इन्होंने। चिल्ड्रंस बुक्स, और बच्चों की किताबें लिखी हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर में लेख लिखे हैं इन्होंने। हिज रिटर्न आउटपुट इज स्ट्रेगलिंगली लार्ज, और उनका जो रिटर्न का जो आउटपुट है, अर्थात जो उन्होंने लेखन का कार्य किया है वो भी बहुत ज़्यादा है। वाइड रेंजिंग, और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, और 1980 में उन्हें इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम प्राप्त हुआ, अर्थात वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली। विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज नाम का जब इन्होंने नॉवल लिखा 1980 में, तो इन्हें बहुत ज़्यादा सुपरस्टारडम की ख्याति प्राप्त हुई। विच सोल्ड मोर देन 100 कॉपी, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी मार्केट में बेची गई। और 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से फालतू है ये, क्योंकि मोर देन 10 मिलियन से, अर्थात 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें इनकी उस समय पर बिक चुकी थी। अब इंटरव्यू यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर मुकुंद का नाम दे रखा है तो मुकुंद क्वेश्चन पूछ रहा है, और अम्बर्टो इको दे रखा है तो अम्बर्टो इको जवाब दे रहा है। द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, तो क्वेश्चन पूछते हुए मुकुंद कहता है कि जो इंग्लिश नॉवलिस्ट है और अकेडमिक है डेविड लॉज, उन्होंने एक बार कहा था, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज, कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ों को एक बार में कैसे कर सकता है, जैसे कि अम्बर्टो इको कर लेता है। अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हो सकता है कि मैं एक साथ में कई काम करने का प्रभाव देता हूँ, अर्थात लोगों को लगता हो कि मैं एक साथ में कई काम कर रहा हूँ। बट इन द एंड, परंतु अंत में, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, परंतु अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक काम करता हूँ। विच इज, वो कौन सा काम है। नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, अब इसका स्पष्ट करना, इसकी एक्सप्लेन देना बहुत ही कठिन है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे अपने कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं।
एंड आई परस्यू देम, और उस रुचि को मैं पूरा करता हूँ थ्रू माई अकेडमिक वर्क, जो मेरा शिक्षा से संबंधित काम होता है उसके द्वारा, एंड माई नॉवेल्स, और अपने नॉवेल्स के द्वारा, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो मेरी किताबें हैं बच्चों के लिए, आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो भी अहिंसा और शांति के लिए हैं। यू सी, आप देख सकते हैं, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उनमें भी इसी तरह से फिलोसफिकल इंटरेस्ट पाया जाता है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर एक रहस्य है मेरा, डिड यू नो व्हाट विल हैपन, कि क्या आप जानते थे कि क्या होगा, इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि आप यूनिवर्स में से सारी जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसको खत्म कर देते हो। एलिमिनेट द स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, और जो अणुओं में जितना भी जो स्पेस है, यदि आप उसको सबको खत्म कर देते हो, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो यूनिवर्स ऐसे हो सकती है, ये पूरा ब्रह्मांड इतनी बड़ी हो सकती है जैसे कि मेरी हथेली या मुक्का, यानी कि मुट्ठी। आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हो, और कमरे में और छत में 8 10 का 12 का 11 का इस तरह का गैप होता है फर्श में और उसमें, परंतु यदि क्या कर दिया जाए, स्पेस को खत्म कर दिया है, कहने का मतलब है छत को और फर्श को एक जगह कर दिया जाए तो ये कम जगह को घेरेगा। तो ऐसे ही वो राइटर यहाँ कहना चाहता है कि जो हमारे पास खाली समय है, यदि उस खाली समय को हम क्या करते हैं, अपने काम में लाते हैं, तो वो हमें बहुत सारा हमें टाइम मिल जाएगा बहुत सारे कामों को निपटाने का। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, और यहाँ वो प्रोफेसर कहता है कि हमारे पास इसी तरह हमारे अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेस होता है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं उसको इंटरस्टिक्स कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कहो कि आप मेरे यहाँ पर मेरे इस जगह पर आ रहे थे। यू आर इन एन एलिवेटर, आप एलिवेटर में थे। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे थे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यानी कि जब वो ऊपर आ रहे थे एलिवेटर से, तो प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहा था, मुकुंद का। दिस इज एन इंटरेस्टिक, और यही चीज़ इंटरेस्टिक थी। एंड एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्पेस था, यानी कि उसके मुकुंद के राइटर तक, इस प्रोफेसर तक पहुंचने का। तो आम कोई व्यक्ति होता तो वो उस समय उसे सिर्फ इंतजार करता रहता, परंतु यहाँ पर क्या किया है इसने प्रोफेसर ने, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। ये कहते हैं कि इस तरह का अगर मुझे कोई एम्प्टी स्पेस मिल जाता है, खाली स्पेस मिल जाता है, खाली टाइम मिल जाता है, वाइल आई एम वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, जब मैं आपके एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जब आपका एलिवेटर ऊपर आ रहा था। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और मैं पहले ही उस समय में ही एक आर्टिकल लिख चुका था। जब आप एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट, जब आप लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे उस दौरान मैंने एक लेख लिख लिया था। लाप्स हंसते हुए कहते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, और जब इस बात को जब ये इंटरव्यू लेने वाला मुकुंद सुनता है तो वो कहते हैं कि निसंदेही हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो आपकी नॉन फिक्शनल जो राइटिंग है जिसमें आपने काल्पनिक बातें नहीं की हैं, योर स्कॉलरली वर्क, जो आपका स्कॉलरली वर्क है, जो विद्वता पूर्वक जो आपने काम किया है राइटिंग का, रिटर्न का, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, उसमें एक प्लेफुल है, आनंद है उसमें, और व्यक्तिगत क्वालिटी है उसमें अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक, ये अकेडमिक स्टाइल, ये एक मार्क डिपार्चर है, एक बदलाव है, फ्रॉम ए रेगुलर अकेडमिक स्टाइल, एक रेगुलर अकेडमिक स्टाइल से, विच इज इनवेरिएबल डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो प्राय इनवेरिएबल होती है, डीपर्सनलाइज होती है, और आप प्राय इसे सूखा और बोरिंग महसूस करते हैं। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच
और इट इज समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। अब राइटर पूछते हो, इंटरव्यू लेने वाला पूछता है हैव यू कंसिडरेबली कॉन्शियसली एडॉप्टेड इट, कि आपके अंदर जो ये रुचि है फिलोसफिकल, क्या आपने इसको जानबूझकर अपनाया था इनफॉर्मल अप्रोच के रूप में, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, क्या ये ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक ही आपके अंदर आ गई कि आपने नेचुरल रूप से इस तरह की फिलोसफिकल इंटरेस्ट की राइटिंग करनी शुरू कर दी, इस तरह के नॉवल वगैरह लिखने शुरू कर दिए। अम्बर्टो ईको बताता व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्शन इन इटली, जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल डिजर्शन किया था इटली में, अर्थात ये पीएचडी की जो उन्होंने थीसिस दी थी इटली के अंदर, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, उनके एक प्रोफेसर ने कहा था स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बारे में जो स्कॉलर होता है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर वो बहुत सारी झूठी हाइपोथेसिस अर्थात अपनी टिप्पणियाँ उस पर लिखता है, देन दे करेक्ट देम, फिर उन्हें वो सही करते हैं, एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, और निष्कर्ष निकाल देते हैं अपनी थीसिस का, अपने यू ऑन द कंट्रेरी, और इसी तरह आप जो है इसके समकक्ष टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने क्या बताया इसके विपरीत, अपने जो रिसर्च की कहानी बताई, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, आपने अपनी उसमें ट्रायल्स भी बताई, एरर्स भी बताई, गलतियाँ वगैरह बताई, कोशिशें बताई, क्या क्या किया था आपने उसके लिए, एट द सेम टाइम, और उसी एट द सेम टाइम उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट टू पब्लिश माई डिजर्शन एज अ बुक, और उन्होंने कहा या उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी जगह पर इस थीसिस को लिखने के लिए सही था, और उन्होंने मेरी इस थीसिस को एक बुक के रूप में छपवा दिया, विच मीन्ट ही एप्रिसिएटेड इट, और इसका मतलब है कि उन्होंने मेरी इस राइटिंग की कला को जो है एप्रिसिएट किया था, प्रशंसा की थी। एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर, उस बात पर, एट द एज ऑफ 22, जब मैं सिर्फ 22 साल का था, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, तो मैं समझ गया था कि जो स्कॉलरली बुक है वो इसी तरह लिखनी चाहिए जैसे कि मैंने अपनी ये पीएचडी की थीसिस लिखी थी। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, इस तरह से रिसर्च की स्टोरी बताते हुए, दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव आस्पेक्ट, और यही वजह थी कि जो मेरे ऐसे होते हैं उनमें हमेशा से वर्णनात्मक अवधारणा पाई जाती है, वर्णन किया जाता है किसी न किसी तरह से, एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और यही वजह रही है कि मैंने जो है राइटिंग को एक तरह से वर्णन करते हुए लिखा है नॉवेल्स को सो लेट, और मैंने इसकी शुरुआत भी काफ़ी पीछे की थी, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, मैंने इस नॉवल लिखने की शुरुआत 50 वर्ष की उम्र में या इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे की थी, काफ़ी लेट इसने नॉवल लिखने शुरू किए थे। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड बार्थेस, और मुझे पूरी तरह से रिमेंबर है, याद है कि मेरा एक मित्र है रोनाल्डो बार्थेस, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, नाराज रहता था, गुस्से में रहता था, परेशान रहता था, दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वह ऐसे लिखता था, एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, वो एक नॉवलिस्ट नहीं था, वो इसका दोस्त जो है प्रोफेसर का इसी बात को लेकर नाराज रहता था या परेशान रहता था कि वह नॉवल नहीं लिख पाता है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनोदर, वह किसी न किसी दिन क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, परंतु वह ऐसा करता, अर्थात इस तरह के क्रिएटिव नॉवल वगैरह लिखता, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन मैंने कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट का मतलब है बाई चांस, बाई चांस मैंने जो है नॉवल लिखना शुरू किया था, ऐसे कोई सोच विचार करके या प्लानिंग करके काम मैंने शुरुआत नहीं की थी। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने नॉवल शुरू कर दिया। नॉवल प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और संभवतः नॉवल मेरे जो अंदर जो टेस्ट है नैरेटिव करने का, वर्णन करने का, उस चीज़ को इसने सेटिस्फाई कर दिया, पूरा कर दिया। टॉकिंग अबाउट नॉवल्स,
नॉवेल्स की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस अकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेकुलेटरी फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, कि आप एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक थे, अकेडमिक शैक्षणिक कार्य करने वाले थे, और उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिली जब द नेम ऑफ द रोज नाम का जो नॉवल था आपका, जब वो पब्लिकेशन हुआ, उसका वो प्रकाशित हुआ, मार्केट में आया। यू हैव रिटन 5 नॉवल्स, आपने 5 नॉवल लिखे हैं, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, और इसके अलावा आपने किया है बहुत सारे स्कॉलरली वर्क्स किए हैं, अर्थात स्कॉलरली विद्वत्तापूर्वक और विषयों पर भी आपने लिखा है, ऑफ नॉन फिक्शन, जिसमें किसी तरह की कोई काल्पनिकता नहीं है। एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या हों, 20 से ज़्यादा हों। अंबर टू को जवाब देते हैं ओवर 40, ये 20 नहीं से ज़्यादा नहीं, 40 से ऊपर है। ओवर 40 यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि 40 से भी ज़्यादा है। अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमिस्टिक, और इसी के अंतर्गत जो सेमिस्टिक जो उन्होंने काम किया था, चिन्हों के अध्ययन के बारे में जो कुछ लिखा था वो भी है इसमें। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, परंतु ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए अम्बर्टो इको के बारे में, ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि अच्छा वो नॉवल लिखने वाला। डज ही बोदर यू, क्या ये बात जो लोगों के अंदर है, या लोग आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ नॉवलिस्ट के रूप में आपको जानते हैं, क्या ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती है? अम्बर्टो इको जवाब देते हैं यस, हाँ ये चीज़ मुझे परेशान करती है कि लोग मुझे नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं, नॉवल लिखने के वाले के रूप में जानते हैं, एक शिक्षक के अध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नहीं जानते। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसलिए मुझे परेशानी होती है लोगों के ऐसे मानने पर, क्योंकि मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ, मानता हूँ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो केवल संडे के दिन नॉवल लिखता है। इट इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है, जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स और एंड राइटर्स, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर बताते हैं कि वे केवल जो शिक्षा से संबंधित कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें भाग लेते हैं, और पेन क्लब की और राइटर्स की जो मीटिंग होती है उनमें वे कभी भाग नहीं लेते। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को जो अकेडमिक कम्युनिटी है, शिक्षक जो समाज है, उसमें अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ या बनाता हूँ। बट ओके ठीक है, इफ़ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, अब यहाँ पर जो प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, यदि ज़्यादातर लोग केवल नॉवल ही पढ़ते हैं, लाफ्स एंड श्रग्स, हंसते हैं और अपने कंधों को उचकाते हैं। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि नॉवल लिखकर आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, कि मैंने अपनी पहुँच बहुत सारे श्रोताओं तक बना ली है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑन सेमिटिक्स, कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे 1 मिलियन रीडर से भी ज़्यादा पसंद करेंगे या मेरी लेखन को पढ़ पाएंगे जो सेमिस्टिक के ऊपर है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब मुकुंद कहते हैं कि इसी चीज़ को लेकर मैं आपसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल, जो द नेम ऑफ द रोज नाम का जो नॉवल है वो बहुत ही सीरियस नॉवल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट 1 लेवल, इसमें एक लेवल पर क्या है, डिटेक्टिव जासूसी भरा वो जाल है इसमें, या जासूसी का ताना बाना पाया जाता है। बट इट ऑल्सो डिवेल्स इनटू मेटाफिजिक्स, परंतु इसमें कुछ चीज़ें मेटाफिजिक्स से संबंधित हैं, थियोलॉजी से संबंधित हैं, एंड मेडिवल हिस्ट्री, और इसमें मध्यकालीन इतिहास भी की कुछ घटनाएं हैं। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इतनी सारी विविधता होने के बाद भी यह बहुत ज़्यादा लोगों को आनंद देता है, अच्छा लगा। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या आपको इससे जो है पजल हो गए थे आप इस चीज़ से? ई को बोलते हैं नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, इस बात को लेकर जो पत्रकार हैं वो पजल्ड हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कई बार इस बात को लेकर जो प्रकाशक हैं जो पुस्तकों को छपवाते हैं वो लोग परेशान हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, और ये इसलिए है क्योंकि जो पत्रकार हैं और पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, वो मानते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस,
कि उनका मानना है, जर्नलिस्ट का और पब्लिशर्स का, कि लोग हल्का फुल्का पढ़ना पसंद करते हैं, डिफ़िकल्ट रीडिंग का उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीज़ों को वो पसंद नहीं करते। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, मानकर चलो कि इस दुनिया में, इस प्लेनेट पर 6 बिलियन लोग हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, और इस द नेम ऑफ द रोज नामक नॉवल की 10 से 15 मिलियन के बीच में कॉपियाँ बिकी हैं। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो इस तरह मैं केवल और केवल कुछ ही लोगों तक अपनी पहुंच बना पाया हूं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 1 करोड़ 100 करोड़ 1 बिलियन में होते हैं, तो ये 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ लोगों में से, और राइटर की सिर्फ और सिर्फ कितनी वो की है कॉपी, 1 करोड़, यानी कि 599 करोड़ लोगों तक इनके नॉवल नहीं पहुंचे। अभी भी ये कह रहे हैं कि इसे बहुत प्रसिद्धि मिली है, परंतु राइटर का या प्रोफेसर का मानना है कि अभी भी मैं अपनी पहुंच बहुत कम लोगों तक बना पाया हूँ। इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, ये इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट तौर पर कि इस तरह के जो रीडर्स होते हैं, डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो इजी एक्सपीरियंसेस को पसंद नहीं करते, हल्के फुल्के यानी कि लेखन को या नॉवेल्स को पसंद नहीं करते, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और लगभग इस चीज़ को वो पसंद नहीं करते, इस तरह की चीज़ों को। आई माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने आप क्या करता हूँ, एट 9 आफ्टर डिनर, 9 बजे शाम को डिनर करने के बाद वॉच टेलीविज़न देखता हूँ, एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये दो कोई सीरियल है, इन्हें देखना पसंद करता हूँ, मियामी वाइस को या इमरजेंसी रूम को। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत होती है और मैं इसे एंजॉय करता हूँ इससे, बट नॉट ऑल डे, परंतु इससे मैं पूरा दिन एंजॉय नहीं करता, ना ही मुझे इसकी पूरे दिन ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी कि जिस तरह से फ़ोन पर और टीवी पर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसी समय किया जाए, बाकी समय पर आप अपने अन्य ज़रूरी काम करें। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ दिस नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट द डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट, क्या इस नॉवल की जो इतनी अत्यधिक सफलता हुई है, क्या इस कारण से है कि इसका संबंध मध्यकालीन इतिहास से है? इको दैट इज पॉसिबल, इको जवाब देते हैं शायद संभव हो सकता है, ये बात आपकी सही हो, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, परंतु मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, उसे मुझे बताने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं प्राय कहानियाँ एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर्स, मेरे जो अमेरिकन पब्लिशर्स हैं, सेड व्हाइल शी लव्ड माई बुक, जब उस पब्लिशर ने मेरी, हालांकि वो मेरी बुक को पसंद करती है, फिर भी उसने कहा, सी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री, कि ऐसा देश इस देश में 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिक पाएंगी। कैसे देश में? वेयर नोबडी हैज़ सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने, कैथेड्रल एक चर्च होती है, उस चर्च को या उस युग को किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, और ना ही लैटिन जो नाम की भाषा होती है उसको किसी ने पढ़ा है, तो ऐसी नॉवल को जिसमें कैथेड्रल और लैटिन भाषा का यूज किया हो, कैथेड्रल धर्म और उससे संबंधित चर्च वगैरह का जिक्र हो, और जिस देश में इन चीज़ों के बारे में लोग जानते नहीं हो, वहाँ पर 3000 कॉपी से ज़्यादा बिकने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी उस नॉवल की। बट सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, और इसीलिए मुझे एडवांस में 3000 कॉपियों की कीमत दी गई थी। बट इन द एंड इट
सोल्ड 2 और 3 बिलियन इन द यूएसए, परंतु अंत में यह 2 या 3 बिलियन से ज़्यादा यूएस में अर्थात अमेरिका में ही ये कॉपियाँ बिक गई थी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट। जो मेडिवल पास्ट है, मध्यकालीन जो समय है, उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। फार बिफोर माइंड, मेरी इस किताब से पहले, आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, मैं सोचता हूँ कि जो इस बुक की जो सक्सेस है वो एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, अनुमान नहीं लगा सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नॉवल ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्लियर, मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने ये नावल 10 साल पहले लिखा होता और 10 ईयर्स लेटर या 10 साल बाद लिखा होता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। वाई आई वर्क इट वर्कड एट द सेम टाइम इज अ मिस्ट्री, और इसने इस समय पर इतनी सक्सेस कैसे पाई, ये एक रहस्य बना हुआ या एक रहस्य है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सेकंड पार्ट इस 7th लेसन का यहाँ पर पूरा होता है। इसे अच्छी तरह से पढ़ना, अंडरस्टैंड करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।